जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा डिफरेंस जाना। वो डिफरेंस में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि दक्षिण के प्रदेश में बर्फ़ ज़्यादा है उत्तर की अपेक्षा दक्षिण के प्रदेश में बर्फ़ ज़्यादा है। और आपको हमने ये भी जाना कि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण के प्रदेश में बर्फ़ पिघलता भी ज़्यादा। जितना बर्फ़ दक्षिण में होगा उससे कम बर्फ़ उत्तर में है। देखिए ये बात पे ध्यान दीजिए। इसका कारण हमको समझना है कि उत्तर भाग में कम बर्फ़ है, दक्षिण में ज़्यादा बर्फ़ है। बात यह है कि जो सूर्य के मंडल चल रहे हैं उससे दक्षिण में समंदर, ये चर्चा हमने की थी अगर आपके ध्यान में हो तो। क्योंकि दक्षिण में तो लवण समुद्र है ही, तो पानी विद्यमान है, तो पानी को सूर्य के दूर होने के कारण बर्फ़ बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बोलो, लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन उत्तर में तो प्रदेश ही प्रदेश है, जमीन ही जमीन है, तो जो भाग में पानी होगा उतना ही बर्फ बनेगा ना। जहां पानी नहीं है वहां बर्फ नहीं बनेगा। सूर्य की दूरी यहाँ बहुत ही प्रबल रूप में काम कर रही है। दोनों प्रदेश से सूर्य दूर है, लेकिन उत्तर में जमीन ज़्यादा है, उसके बदले में दक्षिण में पानी ज़्यादा। तो हो क्या रहा है कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ जैसे ही डिग्री कम होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा, उतने महीने में वहाँ बर्फ़ बनना ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ ज़्यादा बर्फ़ है, उत्तर में कम बर्फ़ है, तो दक्षिण में ज़्यादा बर्फ़ है तो पिघलेगा भी ज़्यादा, क्योंकि 6 महीना सूर्य दक्षिण की ओर जाता है। तो जितने नज़दीक के ग्लेशियर होंगे हमारे प्रदेश से जुड़े हुए, जितने भी नज़दीक वाले, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारा नज़दीक जुड़ा हुआ है, वो जितने भी प्रदेश हैं वो उसका सारा बर्फ़ पिघलने लगता है। बराबर। और ऑस्ट्रेलिया भी द्वीप है, न्यूजीलैंड भी द्वीप है। मतलब द्वीप का अर्थ ये आइलैंड, मैं आइलैंड बोलूँगी, उसको भी खंड बोला गया है। तो वो भी, उससे पहले भी पानी है, उसके बाद में भी पानी है, चारों तरफ पानी है। जैसे श्रीलंका के और पानी है, ऐसे ही श्रीलंका के बाद जितने प्रदेश आएंगे नीचे की ओर, वो सब भी पानी के अंदर ही है। जबकि ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर सारी भूमि ज़्यादा है। तो जहाँ भूमि का भाग ज़्यादा है वहाँ के तापमान आने पे सिर्फ पानी का ही बर्फ़ पिघलना है, क्योंकि पानी कम है इसलिए यहाँ बर्फ़ कम पिघलता है। और उसकी अपेक्षा दक्षिण में 50 अक्षांश, अब देखोगे मैं ये पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। भूमध्य रेखा की उत्तर दिशा में दूर के प्रदेशों में जितनी बर्फ़ जमती है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक बर्फ़ दक्षिण में उतनी ही दूरी पे जमती। 0 से 50 तक अगर उत्तर में बर्फ़ जमेगी तो 0 से 50 में दक्षिण में भी बर्फ़ जमेगी। मतलब ये हो गया कि सूर्य जहाँ है वहाँ से जितने अंतर में उत्तर में बर्फ़ आएगी उतने ही अंतर में दक्षिण में भी बर्फ़ आएगी। ये बहुत एक कॉमन बात हो गई, ठीक है, क्योंकि सूर्य के अंतर के कारण ही तापमान ठंडा हो रहा है। तो जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ बर्फ़ नहीं होता है, लेकिन जहाँ तापमान कम है तो 0 से 50 डिग्री उत्तर में पहुँचते पहुँचते बर्फ़ शुरू हो जाएगी। तो दक्षिण में भी 0 से 50 जाते जाते बर्फ़ शुरू हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, आगे होगा क्या, उसको जानेंगे। जहाँ यहाँ मतलब उत्तर में यहाँ एक नाम दिया है, केरगुवेलैंड नामक स्थल दक्षिण में 50 अक्षांश पर स्थित है। जहाँ यहाँ जितनी बर्फ़ जमती है उसकी अपेक्षा बहुत कम बर्फ़ 75 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में जो स्थान है वहाँ बर्फ़ जमती है। मतलब ये हो गया कि चाहे 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री साउथ है, साउथ में बर्फ़ बहुत ज़्यादा है 50 डिग्री पे, क्योंकि पानी का एरिया ज़्यादा है। जबकि नॉर्थ में वही 75 डिग्री पे, मैं 50 की भी बात नहीं कर रहे, 75 डिग्री की बात करें, 75 डिग्री पे साउथ की 50 डिग्री की अपेक्षा बहुत कम बर्फ़ है। समझ में आ गया?
ये समझ में आ गया। नॉर्थ में पानी कम है इसलिए यहाँ बर्फ की मात्रा कम हो गई। बहुत सिंपल लॉजिक है, समझ में आ गया। हाँ आओ अब आगे पढ़ेंगे। ये कोर्गुवेलेन जो जगह है वहाँ 18 प्रकार की ही वनस्पति होती है, जबकि आइसलैंड में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी अधिक होने के कारण 870 प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। देखो अब ये कहाँ समझा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। केर्गुवेलेन दक्षिण में है, लवण के अंदर, ध्यान देना। केर्गुवेलन लवण के अंदर का प्रदेश है, दक्षिण है, जहाँ चारों तरफ दरिया है, खारा पानी है। यहाँ सिर्फ 18 प्रकार की वनस्पति, बराबर। ये दक्षिण में 50 डिग्री पे है, अक्षांश पे 50 डिग्री अक्षांश पे है, जबकि उत्तर में 75 डिग्री अक्षांश पे है। वहाँ बर्फ भी कम है और वहाँ वनस्पति 870 प्रकार की वनस्पतियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ की अपेक्षा वहाँ का पानी मीठा है। यहाँ समंदर का पानी है वो बर्फ में जम रहा है, वहाँ नदियों का पानी है वो बर्फ में जम रहा है। ये बात समझ में आई? हाँ, हमको समझना पड़ेगा कि रीजन क्या है। हम अपने हिसाब से जाएंगे तो ही रीजन मिलेगा। उत्तर में गंगा सिंधु और उसी नदी के सारे भाग हो रहे, उसका परिवार बन रहा है, तो वहाँ गंगा सिंधु आ रही है, बराबर उसके मध्य में केर्गुवेलन, क्योंकि केर्गुवेलन उत्तर अक्षांश में मध्य में है। तो वो जो भाग है वहाँ आपको नदियों के 14,000 फांटे परिवार, 28,000 नदियों का परिवार है अंदर भरत क्षेत्र के अंदर के भाग में। जबकि ये दक्षिण ध्रुव तरफ आप जैसे जाओगे, दक्षिण में लवण का पानी यहाँ नदियों का पानी मिलता है, लेकिन लवण समुद्र के अंदर जाके समाता है। तो यहाँ तो खारा पानी ज़्यादा हो गया। अब खारा पानी ज़्यादा है तो खारा पानी में जो उगेगी वही वनस्पति होगी। यहाँ मीठे पानी जितनी वनस्पति नहीं हो सकती, बराबर। तो ये इसका जवाब है, ये कारण है और उसका जवाब है। आइसलैंड में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की अधिक गर्मी, क्योंकि वहाँ जब ग्रीष्म ऋतु आएगी 4 महीना तो वहाँ गर्मी मिलती वो गर्मी मिलती है। यही कारण है कि बर्फ पिघलता है, नहीं तो बर्फ तो पिघलेगा ही नहीं। 4 महीना सूर्य जब बाहर के मांडले में होगा तब वहाँ गर्मी अधिक हो जाएगी। वो अधिक गर्मी होने के कारण ही बर्फ पिघलती। तो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज़्यादा बर्फ पिघलती है, क्योंकि वहाँ बर्फ ज़्यादा है और वहाँ वनस्पति भी बहुत कम है, सिर्फ 18 प्रकार। ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये लवण के पानी के कारण हो रही है, जबकि अंदर 870 प्रकार की वनस्पतियां हैं, क्योंकि वो गंगा सिंधु नदियों के पानी के कारण हो रही। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर ध्रुव के नज़दीक सूर्य से जितनी ऊर्जा मिलती है उससे बहुत कम ऊर्जा दक्षिण प्रदेश को प्राप्त होती है। देखिए अब यहाँ है, आपको ये बात समझनी है कि सूर्य की ऊर्जा तो दोनों तरफ, क्योंकि 0 से 50-75 डिग्री जा रहा है, ये 0 से 50 डिग्री जा रहा है, तो जाहिर है कि ऊर्जा 75 पे नहीं पहुंचेगी, 50 पे ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी। ये पूरी अलग बात है। 50 पे ज़्यादा पहुंचने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ 18 प्रकार की वनस्पति है। तो इसका कारण नदी का और समुद्र का पानी, ये बहुत क्लियर बात। सूर्य की ऊर्जा से यहाँ कोई लेना देना नहीं, बराबर क्लियर हो रहा है ना? हाँ आओ। अगर पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में सूर्य की गर्मी एक समान होनी चाहिए। अगर गेंद जैसी गोल है तो दोनों में एक समान होनी चाहिए ना, बोलो। दोनों में एक समान गर्मी होनी चाहिए। अगर गेंद जैसी गोल है तो क्यों एक समान होनी चाहिए, ये भी समझो। अगर पृथ्वी गेंद जैसी है तो जितना समय उत्तर ध्रुव पृथ्वी के सामने रहेगा उतने ही समय तक दक्षिण ध्रुव भी पृथ्वी के सामने रहेगा, सूर्य के सामने रहेगा, बराबर। साइंस के हिसाब से तो पृथ्वी ही घूम रही है सूर्य के आसपास। तो जितना समय मान लो कि ये सूर्य है और पृथ्वी उसके आसपास ऐसे गोलाई में घूम रही है, तो जितना समय उत्तर ध्रुव सामने आया उतना ही समय यहाँ का दक्षिण ध्रुव भी बराबर उसके सामने आएगा। ठीक है,
आओ। दक्षिण में सूर्य की गति अधिक होती है। प्रतिवर्ष भूमध्य रेखा की उत्तर दिशा में जितने वक्त के लिए सूर्य रहेगा उतनी ही अवधि के लिए वह दक्षिण में भी रहता है। उत्तर दिशा में सूर्य को कम दूरी तय करनी होती है, उसका वेग भी, उसकी स्पीड भी कम होती है, इसलिए एक स्थल पे सूर्य की ऊर्जा अधिक मिलेगी और भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग का प्रदेश गले की तरह नीचे से संकुचित नहीं है, लेकिन वृत्त की तरह बाहर की ओर फैला हुआ। इस भाग में प्रदक्षिणा कर रहे सूर्य को 24 घंटे में बड़े वृत्त में घूमने के कारण उसके वेग में वृद्धि हो जाती है और दक्षिण के प्रदेश में सूर्य की ऊर्जा कम मिलती है, इसलिए दक्षिण प्रदेश में अधिक बर्फ और कम वनस्पति देखने को मिलेगी। यदि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है तो उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशा में सूर्य की ऊर्जा एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता क्योंकि पृथ्वी सपाट है। आओ इसको समझेंगे। ये पिक्चर दिख रहा है? हाँ, देखो, अगर गेंद जैसी गोल पृथ्वी हो, देख लीजिए, यहाँ आपको बताया गया, तो ये यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन सूर्य के सामने जैसे रहेगा 6 महीना, वैसे ही पीछे का भी रहेगा ना। हाँ, तो दोनों तरफ या चारों तरफ, जैसे यहाँ के ये एरिया में आपको एक जैसा यहाँ जितना तापमान मिलेगा उतना ही यहाँ भी मिलेगा 6 महीने बाद। बजानी ना खाली मोटा ना गेमा। ये आपको ये पोर्शन देखना है, मतलब सूर्य यहाँ पे जितना रहेगा 6 महीना उतना ही यहाँ भी रहेगा, तो जो ये जगह पे जो वातावरण होगा वो भी सेम यहाँ होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना कि उत्तर ध्रुव में 50 डिग्री होते होते, दक्षिण ध्रुव में 50 डिग्री होते होते बर्फ़ हो जाता है, तो उत्तर ध्रुव में 75 डिग्री तक वो ही बर्फ़ होता है। तो 25 डिग्री का फ़र्क आ गया। यहाँ से अभी हम फ्लैट पृथ्वी पे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ फ्लैट पृथ्वी को कैसे दिखेंगे हम। देखो, एक ये पिक्चर से भी हम कुछ समझेंगे। आओ, आपको दिख रहा है सूर्य और पृथ्वी बराबर सामने सामने? हाँ, देखाय छे। तो अब ये समझो, बराबर पृथ्वी इसी डायोग्राम से पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही हो, तो यहाँ से लेके ये पूरे एरिया में सूर्य के किरण ऐसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। बस इनको है ना, इन्होंने ग्रहण का नाम दे दिया, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के सभी एरिया में किस प्रकार से जाता है उसको हम ये डायोग्राम से समझेंगे। हमको इससे ग्रहण से ये बात का कोई लेना देना ही नहीं, ग्रहण से इस बात का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पृथ्वी ये सिचुएशन में तो रोज होती है। ये बात समझ में आई आपको? हाँ। ये तो डेली होती है, तो 6 महीने में एक बार ग्रहण होने में ये सिचुएशन कैसे हो सकती? आज का साइंस ये कह रहा है कि जब भी सूर्य, पृथ्वी और इस तरफ चंद्र, देखो यहाँ उन्होंने दिखाया है, देखो दिखाया है मून, बराबर? जब ये तीनों एक लाइन में आए तब ग्रहण होता है। अब पृथ्वी बीच में आई है तो सूर्य ग्रहण होगा, और अगर पृथ्वी चंद्र इस तरफ होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो चंद्र ग्रहण होगा। अब मैं ये पूछ रही हूँ, ये सिचुएशन तो रोज होती है, ये दोनों की तो डेली, और ये चंद्र 15 दिन में एक बार तो आएगा ही ना। 15 दिन यहाँ होगा तो 15 दिन के बाद यहाँ आएगा, हर महीने आएगा। तो हर महीने तो ग्रहण होता नहीं। हाँ, तो ये चीज से हम ये समझेंगे, हमको ये चीज से, ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये संजोगों से अगर ग्रहण होता तो हर महीने होता। आज ये मुद्दा क्लियर करो, ये पिक्चर आया है तो ये क्लियर हो गया? हाँ, अब क्या हो रहा है कि पृथ्वी के सामने सूर्य निरंतर, उनके हिसाब से, हमारे गणित से तो पृथ्वी कभी भी बिना सूर्य के प्रकाश से रह ही नहीं सकती। हमारे 6 खंड पे सूर्य का प्रकाश 12 घंटा आता ही आता है हमारे गणित के हिसाब से, लेकिन आप यहाँ भी देखोगे ना तो आपको बराबर 24 घंटे पूरा का पूरा पृथ्वी हमेशा सूर्य के सामने मिलेगी।
तो जैसे जैसे पृथ्वी का गोला घूमेगा साइंस के हिसाब से, तो 6 महीना 24 घंटे में हर जगह प्रकाश सूर्य का आएगा। और 6 महीना जैसे यहाँ से गोल ऐसे घूमते 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 सूर्य से इस तरफ आई मानो, तो 6 महीना उत्तर ध्रुव सामने दक्षिण ध्रुव सामने, तब भी 6 महीना दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव में धूप और तड़का रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? हाँ, तो कैसे सूर्य 6 महीने तक यहाँ जाएगा ही नहीं या यहाँ जाएगा ही नहीं? ऐसा तो होता ही नहीं है कि 6 महीने सूर्य दिखाई ही नहीं देता कहीं भी। बोलो, ऐसा कोई भी प्रदेश आज है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, पृथ्वी रोज घूमती तो है ही 24 घंटे में एक बार, तो कहां से 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं दिया? यहां तक के ये कोने के एरिया में भी सूर्य का प्रकाश जाएगा, यहां का प्रकाश यहां जाएगा ही जाएगा, यहां का प्रकाश यहां जाएगा ही जाएगा, ऊपर के क्षेत्रों में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? ना जाने का तो संभव ही नहीं है। आओ आज ये मुद्दा समझने के लिए देखो, ये भी पृथ्वी के दोनों तरफ है। देखो, यहाँ इन्होंने तो ये ध्रुव तारा देखने के लिए ये पृथ्वी रखी है, पर ध्रुव तारा जैसे पृथ्वी ये संजोगों में है ना, वैसे ही जब भी उल्टी हो जाएगी तब भी ध्रुव तारा सामने ही होगा। दोनों समय ध्रुव तारा तो सामने ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ध्रुव तारा का एरिया तो गोल फरता ही, घूमता ही नहीं है आकाश। ध्रुव तारे का तो आकाश घूमता ही नहीं है, बराबर। तो इसी के लिए तो उसका नाम ध्रुव तारा है, क्योंकि वो स्थिर है। आओ अब आज आप ये मुद्दे को समझेंगे अलग अलग पिक्चर से। आओ देखो, अब ये चंद्रमा के उदय और अस्त की बात है, तो उदय अस्त मतलब अमास से पूनम, ये पूनम है। धीरे धीरे ये एक कला छोड़ रहा है, धीरे धीरे एक कला बढ़ा रहा है। अब आपको यहाँ ये बात समझनी है कि ये क्यों हो रहा है, तो क्योंकि उसके नीचे बराबर राहु का विमान घूम रहा है, बराबर। आप वो भी काला इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ही राहु की और चंद्र के विमान में गति में फर्क आएगा, तो राहु देखो यहाँ नहीं ढका, लेकिन यहाँ उसने इतना ढक दिया, बराबर। यहाँ ज्यादा ढक दिया क्योंकि राहु का विमान खिसक के आ रहा है, यहाँ उसने और ज्यादा ढक दिया, धीरे धीरे अमास कर दिया। अमास के बाद यह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फिर और खुलेगा, थोड़ा खुला, पूरा खुला। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सिचुएशन में, अब इसी चीज को हम ये सिचुएशन से देखेंगे। आओ, उनके कहने के हिसाब से देखो, अब ये सिचुएशन में कभी भी ऐसा हो सकता है? पहले ये मेरे को बताओ। देखो, यहाँ पर बराबर सूर्य, पृथ्वी और चंद्र आ गया है, तो अब चंद्र के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं हो रहा, बराबर। चंद्र के ऊपर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, तो चंद्र पूरा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना ही चाहिए। ये लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। समझे? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्र का प्रकाश होता है। तब मैं ये पूछ रही हूँ, जब 12 घंटे के बाद सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद अष्टमी का चंद्र आकाश में दिखता है कि नहीं दिखता है? तो सूर्य तो अस्त होकर पृथ्वी की दूसरी तरफ चला गया, तो यह आधा चंद्र दिखा कैसे? किसका प्रकाश लिया उसने? सूर्य तो अब इतना अंधेरे में कहीं भी सूर्य है नहीं है, तो भी चंद्र का प्रकाश दिखा, तो ये किसका प्रकाश? उसका अपना है कि सूर्य का है? अपना ही है। अच्छा, सूर्य के पास जब चंद्र होता है ना, ऐसा होके सूर्य के पास जाता है ना, बिल्कुल, तब तो अमास हो जाती है। तो सूर्य का प्रकाश लेकर अगर चंद्रमा दिखता, तो उस दिन अमास क्यों दिखाई देती? ये तो एक बड़ा क्वेश्चन। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण ही चंद्र का प्रकाश हो रहा है,
तो फिर सूर्य के प्रकाश के समय चंद्र तो और प्रकाशित दिखना चाहिए ना। मतलब सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्र का प्रकाश दिखता है, ये बात उड़ गई, खत्म। समझ में आ रहा है कि कितनी बातों के कोई तथ्य ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है ये सब बात में। आओ, ये फुल मून, ये हाफ मून, ये सब जो मून की लेंथ है, ये सारी उसके नीचे राहु के विमान के कारण है। अब जब फुल मून हो ना तो बराबर ऑपोजिट से सूर्य होता है, सूर्य अस्त होने के बाद फुल मून उगता है, ये तो हम जानते हैं सब। हाँ, तो सूर्य अस्त हो चुका है, अब दूसरी क्षितिज पे चंद्र है, तो सूर्य का प्रकाश वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्र दिख रहा है, बाकी सूर्य में नहीं हो तो चंद्र का प्रकाश ही ना हो, ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है कि नहीं? हाँ, तो अब चंद्रमा के प्रकाश का कारण कौन? अपने आप राहु। राहु हो गया ना? हाँ, राहु हो गया। आओ चलो अभी और एक पृथ्वी का पिक्चर देखेंगे ताकि उससे आज की कुछ बातें क्लियर हो। आओ, अभी आकाश में इस प्रकार से सभी ग्रह और पृथ्वी बताई है। बुध, ये है बुध, ये है शुक्र और ये है पृथ्वी, देखिए बराबर। और पृथ्वी के आसपास ये छोटा सा चंद्र, आओ दिख रहा है ना? हाँ, अब पृथ्वी के पीछे चंद्र है, यहाँ जितना जितना पीछे जाएगा उतना उतना वो प्रकाशवान होता जाएगा। अब वो प्रकाशवान हो क्यों रहा है? सूर्य बीच में नहीं आ रहा है इसीलिए ना, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है इसीलिए ना, इसीलिए तो सूर्य के प्रकाश से चंद्र प्रकाशित नहीं है, ये बात उड़ गई। अपने आप उड़ गई। अब हमको तो ऐसे मानना ही नहीं है पृथ्वी को और चंद्र को और सूर्य को, हम उसको कैसे मानेंगे? जमीन पे मानेंगे, पूरा नक्शा ही जमीन पे मानेंगे। आओ अभी हम उसका नक्शा देखते हैं। आओ, एक मिनट, हाँ जरा ये वीडियो बंद हो गया, एक मिनट। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा जवाब यहाँ मिल गया है। वो जवाब ये है कि सूर्य के कारण पानी का जो एरिया है वो तपता है, तो तपता है, वह हवामान तपता है तो पानी रहेगा, पानी के फॉर्म में रहेगा, बर्फ नहीं बनेगा। और जितना सूर्य उससे दूर जाता जाएगा वो एरिया से, उतना ही वो पानी का एरिया अपने आप तापमान 0 होने के कारण बर्फ बनता जाएगा। क्लियर? चलो आओ, जो हमने जाना था मुद्दा, आप अभी ये पिक्चर से टैली करोगे। आओ देखो, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहाँ दिखाई दे रहा है? आओ, उनके हिसाब से, आज साइंस के हिसाब से किस एरिया से, देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, कोने में जा रहा है। हाँ कि हाँ। अब आप देखोगे कि ये सब छोड़ने के बाद यहाँ दक्षिण ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव कहाँ है पहले तो हम ये जानेंगे। बराबर ये एरिया में देखो, ये तीनों के यहाँ सेंटर पे दक्षिण ध्रुव है। इनके हिसाब से ये पूरा एरिया बर्फ वाला है, ये वाला एरिया। ये प्रदेश भी छोड़ना है, ये प्रदेश भी उसके बाद, और ये प्रदेश की उसके बाद। ये वाला एरिया जहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे कोई ज़मीन का जो भाग है, यहाँ सारा जो बर्फ़ के जो पहाड़ ग्लेशियर है वो बराबर यहाँ पे है, ये एरिया में। अब आपको यहाँ ये समझना है कि इनके हिसाब से देखो, ये है उत्तर ध्रुव, ध्यान दो, ये उत्तर ध्रुव, यहाँ से ये सिर्फ 50 ही अक्षांश पे है। कितने? ओनली 50। और 50 के बाद 40 अक्षांश तक उन्होंने दक्षिण ध्रुव बोला है। ये सारा ग्लेशियर वाला भाग। मेरी बात समझ में आ रही है?
हाँ उत्तर अक्षांश के 90 डिग्री पे फिर भी प्रदेश है, उनको 80 तक तो प्रदेश मिलते हैं, लेकिन यहाँ 50 पे भी जगह नहीं है, जमीन नहीं है 50 के बाद। यहाँ 80-90 तक प्रदेश है, जमीन है, जबकि यहाँ सिर्फ 50 में ही ये पूरा दक्षिण ध्रुव आ गया और यहाँ पे कोई मानव बस्ती या घर मकान नहीं। अब आप आओ, ये जैसे कि ये 0 डिग्री जहाँ से आपको इनके हिसाब से ये पृथ्वी का घूमना या फिर हमारे हिसाब से सूर्य का घूमना, सूर्य बराबर ये एरिया से घूम रहा है। अब ये एरिया से घूम रहा है तो यहाँ से लेके ये 50 डिग्री और यहाँ से लेके इतना सारा एरिया, तो हमारे जो 500 योजन का मान लो ये भरत क्षेत्र हो तो बाहर का 180 योजन ही सूर्य घूम रहे, ये बात अपने आप साबित हो गई। देखो कितना क्लियर साबित हो रहा है जो भगवान कहकर गए वो। इनके हिसाब से सूर्य ये 0 डिग्री है, ये 50 डिग्री दक्षिण ध्रुव है, तो 0 से 50 के बीच में ही घूम रहा है सूर्य। 0 से 8 ऊपर और 0 से 8 अंदर ये एरिया में, मतलब यहाँ के जो उत्तर ध्रुव के 8 है, 0 से ये 8 से लेके ये 50 तक ही सूर्य का एरिया है और ऊपर सूर्य का एरिया है ही नहीं। और परमात्मा ने कहा कि ये जो किनारे वाला एरिया है जहाँ से लवण शुरू हो रहा है, वहाँ से अंदर लवण में भी 330 और लवण में 180, इतने में ही सूर्य घूम रहा है। तो ये तो बात अपने आप साबित हो गई, जो भगवान ने कहा है वही आकाश में, या साइंस भी वही कह रहा है कि इतने ही एरिया में सूर्य घूम रहा है। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बराबर बराबर बराबर। भगवान की बात सच में साबित कर रहा है, साइंस कह ही रहा है कि अंदर घूम ही नहीं रहा है, भरत क्षेत्र के बाहर ही 180 योजन में ही घूम रहा है और 330 दरिया में है। तो इनके हिसाब से तो अब और ध्यान दीजिए, इनके हिसाब से अक्षांश के हिसाब से यहाँ से 0 से लेके 90 ऊपर, 0 से लेके 90 ऊंचाई तक हमारा भरत क्षेत्र का ही बाकी का हो गया। 525 में से 526 में से 180 बात कर लो आप, 180 में सूर्य घूम रहा है। तो इनके हिसाब से तो 0 से लेके 90 में सूर्य घूम ही नहीं रहा है और नीचे 0 से लेके 50 में ही घूम रहा है। तो बराबर 180 जो हुआ ना उनका, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे, उसमें से उनके हिसाब से तो नीचे के 50 और 58 में, उनमें से 58 योजन अक्षांश में ही सूर्य घूम रहा है। उनके 180 में से सिर्फ 58 योजन में घूम रहा है। ध्यान आया अभी मैं बोल रही हूँ, क्लियर हुआ? हाँ उनके टोटल 180 में से नीचे के 58 में सूर्य घूम रहा है। भगवान ये कह रहे हैं 526 में से 180 में ही सूर्य घूम रहा है। तो दोनों टैली हो रहे हैं। हो रहा है ना? हाँ हाँ बोलो, आज बहुत बड़ी बात हो गई टैली। अब हमको यही समझना है, इसी पृथ्वी को ऐसे ही समझेंगे और बराबर 0 से 8 ऊपर उत्तर और 0 से नीचे 50 सूर्य का जो घूमना है वो सिर्फ इसी एरिया में है और कोई एरिया में है ही नहीं। और नीचे के एरिया में सूर्य घूम रहा है, इसीलिए दक्षिण के ग्लेशियर सबसे ज़्यादा पिघल रहे हैं, दक्षिण का बर्फ कम हो रहा है। दक्षिण का बर्फ कम हो रहा है, पानी पिघल रहा है, तो पानी तो लवण में ही जाएगा, तो लवण ही बढ़ेगा ना, क्योंकि यहाँ जमीन तो है ही नहीं। तो लवण में 330 योजन तक सूर्य जाता है, ये भी साबित हो गया। हाँ ये भी साबित हो गया। चल, आज बहुत सारी चीजें साबित हो गई। क्लियर हुआ? नहीं तो क्वेश्चन करो। ये मुद्दा बहुत महत्व का है, ये पृथ्वी को जमीन पर रखने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि यहां से लेके दक्षिण उत्तर ध्रुव के टोटल 180 डिग्री जो मानी है, उनमें से 58 डिग्री पे ही सूर्य का प्रकाश और सूर्य का घूमना है बस। जैसे हमारे में बाहर के ही 180 योजन के मान ले, नीचे के ही 180 योजन के मान ले। हमारे में जम्बू द्वीप मतलब जो जमीन है
लवण समुद्र छोड़ो, जो जमीन है उसके सिर्फ 180 योजन पे सूर्य घूम रहा है 526 में से। ऊपर के भाग में सूर्य जाता ही नहीं, और साइंस भी बोल रहा है उत्तर के भाग में सूर्य जाता ही नहीं। अब अगर गोला है, हवा में घूम रहा है, तो दोनों सब तरफ जाना चाहिए, मतलब ये गोला ही नहीं है, और उत्तर में प्रकाश जाता ही नहीं है। उत्तर में तो सूर्य जाता ही नहीं है, बहुत कम जाता है। उत्तर का बर्फ कम पिघल रहा है क्योंकि सूर्य ही नहीं जा रहा है। ये सारी चीज टैली हो रही है। ओके और सूर्य का घूमना, सूर्य के बाद चंद्र का आना, सूर्य से बराबर थोड़े थोड़े पीछे आना, अमास में दोनों का साथ में आना, अमास के बाद रोज एक एक दिन थोड़ा थोड़ा चंद्र का पीछे होता जाना और उसकी कला का दिखता जाना। समझ में आई बात ये? अगर सूर्य से चंद्र प्रकाश ले रहा है तो पूनम में तो चंद्र फूल दिखना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहा है। सूर्य के सामने चंद्र बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है, अपना भी प्रकाश खो रहा है वो। तो सूर्य से बराबर 12 घंटे दूर होगा तो सूर्य ये प्रदेश से अस्त होगा, तब चंद्र उदित होगा, तभी पूनम होगी। क्योंकि सूर्य के नहीं दिखने के कारण ही चंद्र दिखाई दे रहा है। तो दूसरा ये मुद्दा कि सूर्य का प्रकाश लेके चंद्र घूम रहा है, ये बात भी कैंसल। सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्र प्रकाशित हो रहा है, ये बात भी कैंसल। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।